सनातन पर हमला, नए विवाद में आह्वान। दरअसल जितेंद्र आह्वान ने सनातन धर्म को लेकर फिर से विवादित स्टेटमेंट दे दिया। दावा किया है कि इसने शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को रोका और संभाजी को बदनाम किया। अब तमाम हिंदूवादी दल हमलावर है। इस खबर पर आएंगे, लेकिन उससे पहले ट्रेंड्स में आज कौन कौन सी वो खबर है जिन पर आपको विस्तार से हम जानकारी देने वाले हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले सनातन पर हमले की बात होगी और साथ ही राहुल गांधी को लेकर भी बात करेंगे। एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया गया है जो विवादित स्टेटमेंट है, उसके बाद सियासत गर्मा गई है, इस पर बात होगी। और साथ ही हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी। भारत नहीं झुकने वाला, ट्रंप की सनक के आगे क्लियर हो चुका है, उस पर भी बात होगी। और साथ ही बात मौसम की मार की भी करेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनके बारे में भी आपको तस्वीरों के जरिए बताएंगे। और साथ ही हम आपको बताने वाले हैं फ्रॉड में किस तरह से 401% तक का इजाफा हुआ है। साथ ही ओवल टेस्ट की भी बात करेंगे जिसका चौथा दिन है। तमाम बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आइए देख लेते हैं जल्दी से एक्स पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। आइए देखते हैं एक्स पर। अगर देखें तो जो खबर इस वक्त ट्रेंड कर रही है, सनातन पर हमला, नए विवाद में आह्वान। दरअसल महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दे दिया है और यह दावा उन्होंने किया कि सनातन धर्म जैसा कोई धर्म कभी था ही नहीं और यह विचारधारा भारत के पतन की एक बड़ी वजह रही है। आव्हाड ने कहा कि यह तथाकथित सनातन धर्म ही था जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को रोका और छत्रपति संभाजी महाराज को बदनाम किया। इसके अलावा उन्होंने सनातन धर्म पर समाज सुधारकों जैसे ज्योतिबा फुले और डॉक्टर अंबेडकर के साथ अन्याय करने का भी आरोप लगाया। क्या उन्होंने कहा, एक बार आप सुनिए जरा। हिंदू धर्माला मानणारे आहोत, ज्या सनातन धर्माने आमच्या शिवरायांना राज्याभिषेक नाकारला, ज्या सनातन धर्मीयांनी आम्हाला आमच्या छत्रपती संभाजींना बदनाम करून टाकलं, ज्या सनातन धर्मीयांनी महात्मा फुलेंना मारण्याचा, खून करण्याचा प्रयत्न केला, सावित्री माईच्या अंगावरती गोबर शेण गोटे सगळं टाकलं, ज्यांनी शाहूंचा खून करण्याचा प्रयत्न केला, डॉक्टर आंबेडकरांना पाणी पिऊ दिलं नाही, शाळेत जाऊ दिलं नाही, ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सनातन धर्माविरुद्ध पाऊल टाकत। तो इस बयान ने बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। जितेंद्र आव्हाड ने अपने बयान में सनातन धर्म को मनुस्मृति से जोड़ा और कहा कि इसकी रूढ़िवादी परंपराएं समाज को पीछे ले गई। उन्होंने दावा किया कि सनातन धर्म के नाम पर छत्रपति शिवाजी महाराज को क्षत्रिय न मानकर उनके 1674 में हुए राज्याभिषेक का विरोध किया गया क्योंकि वो भोसले कुंभी कुल से थे। आव्हाड ने यह भी कहा कि सनातन धर्म ने संभाजी महाराज को गलत तरीके से पेश किया और समाज सुधारकों को दबाया। उनके मुताबिक मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने जातिगत भेदभाव और अन्याय को बढ़ावा दिया, जिसके खिलाफ आंबेडकर ने आवाज उठाई और उसे जलाया। इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे सनातन धर्म पर हमला भी बताया है। बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने आव्हाड के बयान को सनातन धर्म और हिंदू भावनाओं पर प्रहार करार दिया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि आव्हाड का बयान ऐतिहासिक तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है क्योंकि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक सनातन धर्म की वैदिक परंपराओं के तहत गागा भट्ट जैसे ब्राह्मण विद्वानों ने किया था। बीजेपी ने इसे वोट बैंक की राजनीति और हिंदू विरोधी मानसिकता का हिस्सा बताया। कई हिंदू संगठनों ने आव्हाड के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किए और साथ ही माफी की मांग भी की। सोशल मीडिया पर भी हैशटैग सनातन धर्म ट्रेंड करने लगा, जिसमें लोग आव्हाड की आलोचना कर रहे हैं। कोर्ट ने जिस प्रकार से निर्णय दिया है एकदम स्पष्ट निर्णय है और वह उनके मुंह पर विरोधियों और भगवाद को आतंकवाद कहने वालों के ऊपर तमाचा है। पहले भी भगवा और हिंदू आतंकवाद कहते थे, उसने जो कहा है कि सनातन आतंकवाद, हिंदुत्व आतंकवाद, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे। ये आव्हाड का सनातन पर हमला कोई नया नहीं है। ये बयान भी 2023 में सनातन धर्म के खिलाफ उनकी टिप्पणियों का हिस्सा है, जब उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म अलग है और सनातन धर्म मनुवाद को बढ़ावा देता है। इस बार उनके बयान ने महाराष्ट्र में सियासी तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है, खासकर तब जब विधानसभा चुनाव नजदीक है। एनसीपी शरद पवार गुट ने अभी तक उनके बयान का खुलकर बचाव भी नहीं किया है,
लेकिन कुछ नेताओं ने ये कहा है कि अवार्ड ने सामाजिक सुधार की बात उठाई। दूसरी ओर उनके विरोधियों का कहना है कि ये बयान हिंदू समाज को बांटने की कोशिश है। इस विवाद ने एक बार फिर से सनातन धर्म और हिंदू धर्म को लेकर बहस जरूर छेड़ दी है। अब आगे बढ़ेंगे और जल्दी से कुछ और खबरें देखेंगे। और अब चूंकि देखिए, अभी आपने देखा कि एक्स पर जो खबर ट्रेंड कर रही है वो सनातन से जुड़ी हुई थी, और फेसबुक पर जो खबर ट्रेंड कर रही है, राहुल के बयान ने फिर से सियासत गरमा दी है। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में एक बड़ा दावा करके सियासी हलचल मचा दी। उन्होंने ये कहा कि 2020 में लाए गए कृषि कानून के खिलाफ उनकी लड़ाई के दौरान पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को उन्हें धमकाने के लिए भेजा गया था। कांग्रेस के एनुअल लीगल कॉन्क्लेव 2025 में ये बोलते हुए राहुल गांधी यहां पर ये कहते हैं कि मुझे याद है जब मैं कृषि कानून के खिलाफ लड़ रहा था, अरुण जेटली जी को मेरे पास भेजा गया। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं सरकार का विरोध और इन कानूनों के खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। राहुल ने आगे यह भी बताया कि उन्होंने जेटली को जवाब दिया, आपको नहीं पता कि आप किससे बात कर रहे हैं, हम कांग्रेस वाले हैं, डरते नहीं हैं और ना ही झुकते हैं। I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. Because we are Congress people. We're not cowards. We're not going to bend. इस बयान ने बीजेपी और जेटली के परिवार को नाराज कर दिया है, क्योंकि अरुण जेटली का निधन 2019 में ही हो चुका था, जबकि कृषि कानून 2020 में आए थे। अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने राहुल के इस दावे को पूरी तरह गलत और अपमानजनक बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राहुल गांधी अब दावा कर रहे हैं कि मेरे पिता ने उन्हें कृषि कानूनों को लेकर धमकाया था। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे पिता का निधन 2019 में हो गया था, जबकि कृषि कानून 2020 में लाए गए। रोहन ने यह भी कहा कि उनके पिता की प्रकृति कभी किसी को धमकाने वाली नहीं थी। वो एक सच्चे लोकतांत्रिक नेता थे जो हमेशा बातचीत और सहमति बनाने में विश्वास रखते थे। रोहन ने राहुल से अपील की कि वो उन लोगों के बारे में ऐसी बातें न करें जो अब इस दुनिया में नहीं। उन्होंने पहले भी राहुल के मनोहर पर्रिकर के बारे में कुछ ऐसा ही कहने की बात को याद दिलाया, जिसे उन्होंने असंवेदनशील बताया। बीजेपी ने भी राहुल गांधी के बयान को फेक न्यूज करार देते हुए तीखा हमला बोला। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी का दावा है कि अरुण जेटली ने उन्हें 2020 के कृषि कानूनों के लिए धमकाया, पूरी तरह से गलत है। जेटली जी का निधन 24 अगस्त 2019 को हुआ, जबकि कृषि बिल 3 जून 2020 को कैबिनेट में लाए गए और सितंबर 2020 में लागू हुए। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी राहुल से माफी मांगने की मांग की है और कहा है कि वो हर दिन नए झूठ और प्रचार के साथ सामने आते हैं। बीजेपी ने राहुल पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपनी कहानी गढ़ने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें जेटली के परिवार और बीजेपी साथी देश से भी माफी मांगनी चाहिए। लेकिन रोहन जेटली की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, अब आपको वो भी सुनना चाहिए। बड़ी एक यूनिक बात है जो समझने की जरूरत है कि राहुल जी को वो कब मिले, कैसे मिले, कहाँ मिले, जबकि जो विषय 2019 में था नहीं और उनके देहांत होने के बाद उठा, तो आज उस चीज को लेके हम किस बारे में कह रहे हैं कि अरुण जी मेरे को मिले फार्मर बिल को लेके। अरुण जी के जीवन में तो फार्मर बिल की कोई चर्चा ही नहीं थी जीवन के दौरान। और रही बात थ्रेटन करने की, धमकाने की, वो एक ऐसी चीज है जो अरुण जी के स्वभाव में थी नहीं, नेचर में थी नहीं। अब आइए आगे बढ़ेंगे, जल्दी से कुछ और खबरों की बात करेंगे और अब देखते हैं ट्रुथ पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है।
तो ट्रुथ की अगर हम बात करें, ट्रुथ पर जो खबर इस वक्त ट्रेंड कर रही है वो है ट्रंप की सनक, नहीं झुकेगा भारत। भारत ने फैसला लिया है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी थी कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो उस पर 25% टैरिफ के साथ साथ अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि उन्हें खबर मिली है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया। 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि सरकार ने तेल कंपनियों को रूस से तेल खरीदने से रोकने का कोई निर्देश नहीं दिया। भारत का यह कहना है कि उसकी रूस के साथ पुरानी और मजबूत साझेदारी है और तेल खरीदने का फैसला बाजार में उपलब्धता और वैश्विक परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और रूस उसका सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है, जो करीब 35% तेल की आपूर्ति करता है। 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, जिसके बाद रूस ने भारत को सस्ते दामों पर तेल बेचना शुरू किया। भारत ने इसका फायदा उठाया और रूस से तेल आयात को बढ़ाकर लगभग 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक लेकर गया। भारतीय अधिकारियों का यह कहना है कि ये लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट के हैं, जिन्हें रातों रात बंद करना आसान नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि हमारी ऊर्जा जरूरतों के लिए हम बाजार में क्या उपलब्ध है और वैश्विक स्थिति को देखते हैं, भारत और रूस का रिश्ता समय की कसौटी पर खरा उतरा है। तो कुल मिलाकर आपको यह बता दें कि अभी हाल ही में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया, जिस तरह से उन्होंने कोशिश की भारत को झुकाने की, लेकिन भारत ये क्लियर कर चुका है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। आइए आगे बढ़ेंगे और अब जल्दी से देखते हैं इंस्टाग्राम पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। मौसम की मार बेशुमार। देश के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जो अगले 7 दिन तक जारी रह सकती है। खास तौर पर पूर्वोत्तर, पूर्वी और पश्चिमी हिमालय इलाकों जैसे अगर हम हिमाचल की बात करें, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में भारी बारिश के साथ साथ भूस्खलन और बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि बारिश की वजह से कई जगहों पर हालात बिगड़ सकते हैं। इस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में पहले से बारिश ने आप देख रहे हैं कि किस तरह से कहर बरपाया हुआ है। भारी बारिश की वजह से कई ऐसी सड़कें हैं और रास्ते हैं जो बंद हो चुके हैं, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। भूस्खलन के चलते पहाड़ी इलाकों में खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को नदियों और नालों से दूर रहने की हिदायत दी है, क्योंकि अचानक बाढ़ आने का डर है। इन हालात को देखते हुए राहत और बचाव टीमें हाई अलर्ट पर है और प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाने की कोशिश भी कर रही है। इस बारिश का असर अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ा है। अमरनाथ यात्रा इस साल तय समय से पहले ही रोक दी गई है और प्रशासन ने बताया है कि लगातार बारिश और खराब मौसम की वजह से यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ही ये फैसला यहां पर लेना पड़ गया है, क्योंकि हालात जिस तरह के इस वक्त बने हुए हैं वो एक बड़ी चिंता का विषय जरूर बना हुआ है देश के अलग अलग हिस्सों में। आइए आगे बढ़ेंगे। व्हाट्सएप पे वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है, आइए जल्दी से ये चेक कर लेते। साइबर क्राइम में 401% का इजाफा। भारत में साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और गृह मंत्रालय ने बताया कि पिछले 4 सालों में ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट और साइबर हमलों में 401% की बढ़ोतरी हुई है। 2021 की बात करें जहां 4.5 लाख मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2024 तक ये आंकड़ा 22 लाख को पार कर चुका है। इस साल 2025 में तो सिर्फ 30 जून तक ही 12 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जो पिछले सालों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये आंकड़े डिजिटल दुनिया में बढ़ते खतरे की तरफ इशारा करते हैं और लोगों में डिजिटल सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ गई है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश साइबर क्राइम के सबसे बड़े गढ़ बन गए हैं। 2025 में महाराष्ट्र में 1.6 लाख और यूपी की बात करें 1.4 लाख मामले दर्ज हुए, जबकि कर्नाटक की बात करें तो यहां 1 लाख मामलों के साथ तीसरे नंबर पर है। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी DSCI की 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले साल भारत में हर मिनट औसतन 761 साइबर हमले हुए।
हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और बैंकिंग सेक्टर इन हमलों के मुख्य निशाने रहे। खासकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद 15 लाख से ज्यादा साइबर हमले हुए हैं, जिनमें रक्षा, बिजली, दूरसंचार और वित्त जैसे अहम सेक्टर्स को निशाना बनाया गया। साइबर क्राइम के तरीके भी अब पहले से ज्यादा चालाक और खतरनाक हो गए हैं। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी और ओटीपी स्कैम जैसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इसको लेकर साइबर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, एक बार आपको सुनना चाहिए। 12 लाख मामले जो दर्ज हुए हैं ये बताए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे कई लाख मामले होंगे जो पुलिस ने अभी दर्ज भी नहीं किए। छोटे छोटे पैसे जो जा रहे हैं लोगों के, जैसे कि 15,000, 20,000, इनकी कंप्लेंट्स तो दर्ज भी नहीं होती। तो साइबर क्राइम का मामला जो है ये काफी बहुत बड़ा भारत में एक पैंडेमिक बन चुका है, और इस पैंडेमिक को अगर हमें रोकना है तो बहुत ही पुख्ते कदम उठाने पड़ेंगे सरकार को। अगर हमें हमारे सिटीजन्स को इंसाफ देना है तो डिजिटल इंडिया इंश्योरेंस, डिजिटल इंडिया साइबर इंश्योरेंस लाना बहुत जरूरी हो गया है। तो देखिए, वाकई एक बड़ी चिंता का विषय इस वक्त जरूर बना हुआ है, क्योंकि यूपी में भी अगर देखा जाए तो ये केसेस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और जल्दी से देखते हैं यूट्यूब पर अब कौन सी खबर इस वक्त ट्रेंड कर रही है। आइए यूट्यूब की भी बात कर लेते हैं। ओवल टेस्ट, सस्पेंस बरकरार। भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल में चल रहा 5वां टेस्ट मैच अब तक एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां से कुछ भी हो सकता है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने इंग्लैंड को 374 रन का बड़ा टारगेट दिया है। ये तो साफ है कि भारत के बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में कमाल कर दिखाया है, खासकर यशस्वी जायसवाल ने, जिन्होंने शानदार 118 रन ठोके। उनके अलावा आकाशदीप, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने भी अर्धशतक जड़े, जिसकी बदौलत भारत 396 रन बना पाया और इंग्लैंड के सामने एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया। भारत के लिए अच्छी बात यह रही कि दिन के आखिर में मोहम्मद सिराज की बात करें, उन्होंने एक अहम विकेट लिया। उन्होंने इंग्लैंड के ओपनर जैक क्राउली को आउट कर भारत को थोड़ी राहत जरूर दी। इस विकेट के बाद इंग्लैंड की टीम, अगर देखिए हम, दिन खत्म होने तक एक विकेट खोकर 50 रन ही बना पाई। अब मैच चौथे दिन में जाएगा और इंग्लैंड को जीतने के लिए अभी भी 324 रन चाहिए। उनके लिए बेन डकेट अभी भी क्रीज पर जमे हुए हैं, जो कि टीम के लिए एक अच्छी खबर जरूर है। लेकिन अब चौथे दिन देखना होगा टीम की परफॉर्मेंस किस तरह की रहती है। फिलहाल ट्रेंड्स में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत 24।